नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है अपना नेक्स्ट उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8 उपन्यास पढ़ लिए हैं। तो आज हम जो है अपना 9वां उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे उपन्यास का शीर्षक है तमस। तमस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास जो है भीष्म साहनी जी ने लिखा है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1973 में राजकमल प्रकाशन द्वारा दिल्ली में जो है ये प्रकाशित हुआ है। इसके बाद भीष्म साहनी जी के जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 11 जुलाई 2003 दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ये 1957 से 1963 तक मॉस्को में फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के काम में कार्यरत रहे। यहाँ उन्होंने लगभग 24 रूसी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया। साहनी जी को सन 1975 में तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहनी जी को पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया है। भीष्म साहनी जी प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई राइटर्स एसोसिएशन से भी जुड़े रहे। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो अन्य उपन्यासों में झरोखे जिसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ, कड़ियाँ 1970 में, तमस 1973, बसंती 1980, मैयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर सन 2000 एंड जय सिंह की जय हिंद की सेना ये 2010 में जो है प्रकाशित हुआ था। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो तमस के शाब्दिक अर्थ है अंधकार और अज्ञान। सन 1986 में तमस उपन्यास पर गोविंद नीलानी जी ने एक धारावाहिक और एक फिल्म का निर्माण भी किया, जिसमें ओमपुरी ने नाथू का किरदार निभाया था। तो इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। यह एक घटना प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में अप्रैल सन 1947 की कथा है। भीष्म साहनी ने तमस में सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया है। भारत की आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी जी ने इस उपन्यास में किया है। इस उपन्यास में पंजाब के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। तो इस उपन्यास में जो है पंजाब के आसपास की 5 दिन की कहानी ही वर्णित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड के प्रकरण में जो है 13 और द्वितीय खंड में 14 से 21 तक प्रकरण हैं। विषय की बात करें तो अंग्रेज सरकार की नीति, विभाजन के पूर्व की त्रासदी, सांप्रदायिकता के चरम उभार और दंगों का वर्णन तथा कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचातान का वर्णन इसमें किया गया है। इस उपन्यास की भाषा की बात करें तो भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी का मिश्रित रूप है। उपन्यास में पात्रों की अधिकता है। इस उपन्यास के पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है तथा दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। पात्रों की बात करें तो पुरुष पात्रों में नथु चमार या उपन्यास का अज्ञानी व डरपोक पात्र है, जो लालच में सुअर को मारने का काम करता है। मुराद अली कट्टर लोभी व्यक्ति है। वह चालाक षड्यंत्रकारी, पर्दे के पीछे रहकर समुदाय को भटकाने वाला मुस्लिम चरित्र है। उपन्यास में सांप्रदायिकता के मूल में मुराद अली ही है। रिचर्ड की बात करें तो अंग्रेजी शासन का नुमाइंदा, इतिहास का अध्येता किंतु चुस्त स्वार्थी और आंग्ल नीतियों का पोषक व प्रशासक है। लाला लक्ष्मी नारायण हिंदू महासभा का कार्यकर्ता, सांप्रदायिक भावनाओं से युक्त, स्वार्थी एवं कुटिल व्यक्ति है। रणवीर लक्ष्मी नारायण का पुत्र है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले युवक संघ का प्रमुख कार्यकर्ता है। हरनाम सिंह ग्रामीण सिख उदार है। ये हयात बख्श सांप्रदायिक व्यक्ति और मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है।
देवदत्त सच्चा साम्यवादी, सभी संप्रदायों के सौहार्द बनाने वाला, प्रयत्नशील और निस्वार्थ व्यक्ति है ये। रघुनाथ हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में एकता का पक्षधर है ये। जर्नैल की बात करें तो बाह्य रूप से सन की कांग्रेसी किंतु सच्ची व यथार्थ बात कहने वाला है ये। इसके अतिरिक्त मेहता, भ्रष्ट, बख्शी, शंकरलाल व किशन सिंह सिख संप्रदायवादियों का नेता, हरवर्ट, कश्मीरी लाल, रोशनलाल, करीम खान, इकबाल सिंह इत्यादि अन्य पात्र हैं। स्त्री पात्रों की बात करें तो लीजा अंग्रेजी अधिकारी रिचर्ड की पत्नी है। नत्थू की पत्नी पति से अत्यंत प्रेम करने वाली सुशीला नारी है ये। बंतो सरदार हरनाम सिंह की पत्नी, सांप्रदायिक तनाव की शिकार ग्रामीण महिला है ये। जसवीर कौर हरनाम सिंह की अभागिन पुत्री। राजो अकरा की सास व रमजान की माँ, अकरा रमजान की बहू। अब कथानक की बात करें तो कथानक की शुरुआत होती है मुराद अली और नत्थू चमार के मिलने से। नत्थू जानवरों की खाल निकाला करता है और उसे बेचा करता है तथा उसे यह काम मुराद अली दिलाता है। एक दिन मुराद अली नत्थू चमार से मिलकर कहता है कि सालोत्री साहब ने बोला है कि एक सूअर मारकर उन्हें गिफ्ट किया जाए और उन्हें इसके लिए जो है 5 रुपये का कड़क नोट नत्थू को दे देता है। नत्थू मुराद के एहसानों तले दबा होने के कारण उसका यह काम कर देता है। बाद में यही सूअर मस्जिद के सामने फेंकवा दिया जाता है। मस्जिद में सूअर का शव देखकर मुसलमान उत्तेजित हो जाते हैं। इस कर्मकांड का सूत्रधार कौन है यह बाद में उद्घटित होता है। बाद में एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और हिंदू तथा मुस्लिम संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की आग गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच भी खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चा खुल जाते हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करते हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांव के ऊपर एक हवाई जहाज़ मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है और जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, नागरिक कमेटी बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख होते हैं। कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर परिवार से संबंधियों से जो बिछुड़ चुके होते हैं उनके घर जला दिए जाते हैं, संपत्ति लूट ली जाती है। लोग शरणार्थी शिविरों में अपनी बहू बेटियों का पता पूछ रहे होते हैं। तमस इसी सांप्रदायिक संघर्ष की कहानी है। स्थूल रूप में यह 5 दिनों की कथा है, लेकिन प्रसंग व्यंजना और धरातल पर यह अब तक की कथा कही जा सकती है। समीक्षा की बात करें तो इसकी समीक्षा में भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके दानवी पंजों से अभी तक इस देश को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। आज़ादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की ज़मीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को एक हथकंडा बनाया था और आज़ादी के बाद हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल इसका घृणित उपयोग कर रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया में जो तबाही हुई है उसका शिकार बनते रहे हैं वे निर्दोष और गरीब लोग, जो ना तो हिंदू हैं न मुसलमान, बल्कि सिर्फ इंसान हैं और भारतीय नागरिक हैं। तमस में भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं, सत्ता और राजनीति द्वारा धर्म का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग, धर्मधनता और कट्टरता की पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण
सांप्रदायिकता का सर्वाधिक शिकार निम्न वर्ग के लोगों का होना आदि का उद्घाटन हुआ है। अब इसकी भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली भारत भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी मिश्रित रूप वाली है। साथ ही कथ्य के अनुरूप वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक और विशेषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब इसके महत्वपूर्ण कथनों की बात करें तो कथन है, हकीमों के मन की था पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। हकीम दूर की सोचता है, जो कुछ वह देखता है उसे आम इंसान नहीं देख पाता। तो ये करीम खान का कथन है। इसके बाद, फिसाद करने वाले भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाले भी अंग्रेज, भूखा मरने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी, भूखा मारने वाला भी अंग्रेज और रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज, घर बसाने वाला भी अंग्रेज, फिर बाजी ले गया अंग्रेज। ये बख्शी जी का जो है कथन है। इसके बाद, भारत भूषण अग्रवाल और कई अन्य इसकी कथा को बिखरा हुआ माना, कईयों ने जो है इसकी कथा को बिखरा हुआ माना है। इनका कहना है कि इसकी कोई एक कथा नहीं है और यह अनेक कथाओं का समुच्चय है। तो ये था हमारा उपन्यास तमस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी अलग से, उसमें हमने 8 उपन्यास पहले ही पढ़ लिए हैं। उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।